है वो अशोक के बारे में ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ पढ़ लिया था। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं ना, अभी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप लोग रिवीजन कर रहे हो ना इस चीज का, जो मैंने कल बताया था आपको। ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो है हमने ऑलमोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म कर दिया, वैदिक पीरियड खत्म कर दिया, महाजनपदों के बारे में खत्म कर दिया। मतलब तीन टॉपिक खत्म है, चौथा टॉपिक हमारा ऑनगोइंग है, जिसको हम कहते हैं मौर्य साम्राज्य। ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने आधा पढ़ लिया था, आधा कुछ चीजें बची हुई थी। ठीक है, जैसे कि अशोक के शिलालेख और अभिलेख। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अभिलेखों के बारे में, अशोक के जो अभिलेख थे। ठीक है, उनके बारे में जो है वो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो पता है कि अशोक के जो है वो कितने अभिलेख थे। अब पहले तो ये है कि अभिलेख होता क्या है। क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि अभिलेख को क्या कहते हैं। देखो, अशोक जो है ना, अशोक के इतिहास की जो जानकारी है ना, मतलब इसके बारे में, अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है ना, वो अशोक के शिलालेखों से ही मिलती है। ठीक है। अशोक बोल दिया, अशोक ले लिया, यहाँ पे अशोक होगा। कि इसके बारे में कि वो कैसा राजा था, शासन कैसा करता था। ठीक है। तो वो हमें शिलालेखों के माध्यम से ही मिलता है। सब शिलालेखों के माध्यम से कैसे मिलता है। तो अशोक जो था वो एकमात्र ऐसा राजा था, ठीक है, जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। मतलब क्या, कि जगह जगह पे जो है ये अपना जो है ना एक बोर्ड टाइप का, हम उसको बोर्ड से ही नोट करते हैं कि बोर्ड टाइप का। मैंने बताया ना आपको कि एनटीपीसी की तैयारी जो है भाई इस तरीके से करनी चाहिए। जीके जीएस का बुक भाई ये फॉलो करोगे तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर्स ये पढ़ना चाहिए। तब मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कोई चीज, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, अशोक भी यही करता था। अशोक जो है वो जगह जगह जो है अपने राज्यों में ये बोर्ड लगवा देता था, जहां पर में वो अपनी सूचनाएं जो है जनता तक सीधे पहुंचाता था। दैट इज कॉल्ड अभिलेख। ठीक है। सो क्वेश्चन इज दैट कि अभिलेख कितने टाइप्स के हैं। पता है आपको कितने प्रकार के अभिलेख हैं। देखिए, अभिलेख जो है ना, अभिलेख में ना बहुत सारे शिलालेख आते हैं। ठीक है। शिलालेख जो है ना टोटल जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 5 टाइप्स के होते हैं। पहला देखते हैं कि पहला कौन सा है। देखो भाई, पहला जो है ना उसको बोलते हैं दीर्घ शिलालेख। पहला है दीर्घ शिलालेख। फिर है लघु शिलालेख। ठीक है। फिर आता है आपका पृथक शिलालेख। पृथक शिलालेख। फिर आता है आपका दीर्घ स्तंभ लेख। एक लास्ट है आपका लघु स्तंभ लेख। ठीक है। ये टोटल पांच पांच टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर अगर ये पूछ ले कि अशोक के अभिलेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है, तो पता है किसी को कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। एनीवन इन द क्लास। देखो, पहला है ब्राह्मणी। पहला आता है ब्राह्मणी लिपि में। फिर आता है खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी। तीसरा होता है अरमाइक। अरमाइक बोलते हैं इसको। ठीक है। और लास्ट आता है ग्रीक। ये चार टोटल जो है वो लिपियों में अशोक के शिलालेख जो है या अभिलेख जो है वो मिलते हैं। ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन अगर आता है कि भाई ये जो ब्राह्मणी लिपि है वो उसका कैसा लिखा जाता है, मतलब किस टाइप से लिखा जाता है। तो जो ब्राह्मणी लिपि थी ना, वो आपको बाएं से दाएं तक लिखी जाती थी। बाएं से स्टार्ट होता था और दाएं पे दाएं तक लिखी जाती थी। ठीक है, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जो है इसको लिखा जाता था।
ठीक है। और वही खरोष्टी जो है इसका ठीक उल्टा, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट लिखा जाता था। मतलब अगर ब्राह्मणी बाएं से दाएं लिखी गई तो खरोष्टी इसका उल्टा लिखा जाएगा, दाएं से बाएं लिखा जाएगा। बात तो समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर में ये आता है कि सर अशोक के मैक्सिमम शिलालेख किस लिपि में मिलते हैं? मैक्सिमम शिलालेख, इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम, मैक्सिमम अभिलेख, इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिमम अभिलेख, इट इज, पता है किसी को? प्राकृत, प्राकृत, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। प्राकृत लैंग्वेज में मैक्सिमम अभिलेख जो है वो अशोक के देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर में एक और आ सकता है कि सर ये जो हमने ब्राह्मणी लिपि यहाँ पर में लिखी हुई है, सर इसके बारे में सर्वप्रथम किसने जो है जानकारी प्राप्त की थी कि ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है? तो नाम याद रखिएगा, जेम्स प्रिंसेप, प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसका पता लगाया था कि भाई ये ब्राह्मणी लिपि है, ये ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है अभिलेखों से। ये सब बातें कर रहे हैं अभिलेखों के, इसमें अभी शिलालेख नहीं आया है। ठीक है, शिलालेख अलग चीज हो गया। अभिलेख में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता है, काफी इंपोर्टेंट, कि भाई अशोक के किस अभिलेख में जो है वो ये लिखा गया है, अशोक ने खुद को सम्राट माना है। ठीक है, सम्राट अशोक सुनते हैं ना वो, सम्राट। ये सम्राट वर्ड किस अभिलेख में लिखा गया है, किस अभिलेख से ये वर्णन मिलता है? तो भाब्रू, भाब्रू अभिलेख से जो है अशोक ने खुद को सम्राट कहा है। ये अभिलेख का नाम है, याद रखिएगा। क्या अभिलेखों के बारे में आपको जानकारी मिल गई, हाँ या ना? अब देखिए, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज कॉल्ड शिलालेख। ठीक है, शिलालेख। अब देखिए जैसे कि हमने ये देखा कि अभिलेख में जो है वो सम्राट अशोक जो है वो जनता से सीधे बात करता था, अपने विचारों को जनता तक सीधे पहुंचाता था। उसी प्रकार शिलालेख में कुछ ऐसे विचार लिखे गए अशोक के द्वारा जो समाज को प्रभावित करती है। किस प्रकार के समाज को प्रभावित करती है, क्या लिखा गया है? हर एक शिलालेख में अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा कि टोटल कितने शिलालेख हैं? 14 शिलालेख हैं। ठीक है, शिलालेख कितने हैं भाई? 14 शिलालेख है। ठीक है, अब इन 14 शिलालेखों में क्या सब लिखा गया है उसके बारे में धीरे धीरे हम इस बातों में चर्चा करेंगे। देखो, अगर मैं इसको लिखने बैठ गया तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा इसी में, तो हम जो है शॉर्ट चीजों में समझेंगे। देखिए, पहला जो शिलालेख था, फर्स्ट शिलालेख था, उसमें देखिए क्या कहता है अशोक। वो कहता है कि पशुओं की हत्या मत करो, डोंट किल द एनिमल्स। एनिमल्स मतलब जो ये बलि प्रथा होती है ना, बलिदान होता है, ये सबको रोको, ये सबको नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला शिलालेख कहता है। दूसरा क्या कहता है भाई? दूसरा कहता है कि विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। देखो, धर्म प्रचार किससे संबंधित है? कौन से धर्म से संबंधित है धर्म प्रचार? धर्म प्रचार जिसको कहते हैं, मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने कभी नाम भी सुना होगा इन सब चीजों का। जिस प्रकार से आप लोग रिएक्ट कर रहे हो ना, एकदम से होपलेस हो गए भाई, क्या बोल दिया। देखो, धर्म प्रचार पता है ना कि बुद्धिज्म से संबंधित है। अब विदेशों में जैसे कि श्रीलंका हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, ऐसे देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये आपका शिलालेख नंबर 2 में लिखा हुआ है था। साथ ही ये भी लिखा हुआ था कि मनुष्य मतलब इंसानों की और जानवरों की डॉक्टर से मतलब मेडिसिन वगैरह से संबंधित होता है ये। धर्म प्रचार समझ गए, और मेडिसिन के बारे में भी लिखा गया था। ठीक है, तीसरा देखते हैं।
तीसरा लिखा हुआ है कि राज्यत्व एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने पर का आग्रह। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर में संबंधित है डायरेक्ट पोस्टिंग से रिलेटेड है कि भाई किस प्रकार से जो है वो अधिकारियों की युक्ति होनी चाहिए, पोस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि हर 5 सालों में जो अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको जो है वो राज्य का भ्रमण करना चाहिए, मतलब राज्य घूमना चाहिए कि भाई राज्य में आखिर क्या हो रहा है, 5 सालों में क्या डेवलपमेंट आया है। डायरेक्ट ये चीजें रिलेट होती हैं डेवलपमेंट से। अब वो 5 सालों में जो घूमेगा, तो वो ऐसे घूमने के लिए तो नहीं निकला है। वो घूमेगा तो यही सब चेक करेगा ना भाई कि किसको क्या प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट क्या हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स में। अब देखते हैं 5वां शिलालेख। ठीक है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अब ये बताओ कि धम्म महामात्र किसको कहा जाता है, किनका नाम है धम्म महामात्र? धर्म करेक्ट। का। जो धर्म का प्रचार करे उनको धम्म महामात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनकी नियुक्ति करना ये चौथे नंबर शिलालेख में लिखा गया है। अब आता है आपका नंबर 5, 5वां नंबर शिलालेख की भाई वो किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए। आ, यहाँ पे ना मुझे डाउट है, तो चौथा नंबर शिलालेख को अभी आप लोग नोट मत कीजिएगा, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है ना धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ये 5वां नंबर का है। ठीक है, 5वें नंबर शिलालेख में लिखा गया है। चौथा में अभी मुझे कंफ्यूजन है, तो वो आप नहीं लिखेगा, मैं बता दूंगा लास्ट में। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसमें लिखा गया है, 5वें नंबर शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, छठे नंबर पे देखते हैं, छठे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। इसमें जो है लिखा गया है कि जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है, मतलब रिलेटेड टू मॉडर्न पुलिस। कि भाई अगर किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको निपटाने के लिए जो है वो प्रशासनिक सुधार करना। ठीक है, समझ में आ गया। इसका पीडीएफ जो है ना मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखा है, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं आधा आधा लिख रहा हूँ। ठीक है ना, पीडीएफ से आप पढ़ोगे, ये समझा रहा हूँ बस मैं, पीडीएफ पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। 7वां में लिखा हुआ है कि अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्ष निष्पक्ष रखेगा, मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ अशोक। मतलब ये नहीं कि भाई ये हिंदू है तो इससे हम अच्छा बर्ताव करेंगे। ठीक है, ये सिख है इससे हम बुरा बर्ताव करेंगे। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। ठीक है, 8वां में देखिए, 8वां में कहा गया है कि बौद्ध गया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। मतलब बौद्ध गया का यात्रा, बौद्ध गया की यात्रा करेगा अशोक। ठीक है, और साथ ही जो है बिहार यात्रा के जगह पे जो है ना, बिहार यात्रा नहीं करेगा, उसके जगह पे वो धम्म यात्रा करेगा, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार वो करेगा। ठीक है, 9th में देखते हैं कि सबसे सच्चे विद्वानों एवं शिष्टाचार का वर्णन। इसमें मतलब फिलोसोफर्स के बारे में बात की गई है कि भाई जिनके पास नॉलेज है, ठीक है, जिनके पास जो है वो नॉलेज है, उनकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सबसे रिलेटेड है 9वां नंबर। अब देखते हैं 10th। ठीक है, 9 तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 8 में लिखा हुआ है श्रेष्ठा की बौद्ध गया की यात्रा। आपको पता है ना कि बौद्ध गया के बारे में हमने पढ़ रखा है ना, अगर नहीं पढ़ रखा है तो जैनिज्म बुद्धिज्म में पढ़ लेंगे। तो अशोक ने कहा था कि मैं बौद्ध गया की यात्रा करूंगा। ठीक है, और बिहार यात्रा के जगह पे, मतलब बिहार की यात्रा नहीं करूंगा, उसके जगह पे क्या करूंगा कि मैं बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करूंगा। हाउ डू गेट द पॉइंट? ठीक है, अब देखो 10वां में अशोक ने लिखा है कि अशोक के उद्यम का लक्ष्य
धम्माचरण की श्रेष्ठता घोषित करना, मतलब एक तरह से वही है कि भाई ये जो है वो धर्म का इस प्रकार से प्रचार प्रसार करेगा, इसका नाम मतलब कह सकते हैं काफी पॉपुलर हो जाएगा कि भाई अशोक ने जो है वो बुद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और अशोक को बौद्ध धर्म से ही जाना जाएगा। ये मतलब उसे कहने का पॉइंट ऑफ व्यू था कि अशोक के उद्यम का लक्ष्य, मतलब अशोक जो अपने आप को कहते हैं सक्सेस मानता है। ठीक है, तो वो चाहता है कि भाई मैं जो सक्सेस हुआ हूँ तो सब सक्सेस हो बौद्ध धर्म को अपना करके, बौद्ध धर्म की बातों को जान करके। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर, धम्म के तत्वों का प्रकाशन। मतलब भाई अब पता है धर्म में क्या लिखा हुआ है कि भाई सदा सत्य बोलो। ठीक है, उसका अहिंसा, ये करो, जो भी लिखा हुआ है, मतलब धम्म में जो भी लिखा हुआ है ना धम्म में, उसके बारे में लोगों को बताना कि भाई धर्म का मतलब ये होता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, सब कुछ। तो धर्म का मतलब कह सकते हैं तत्वों का प्रकाशन। ठीक है, अब देखो 12वां नंबर में लिखा हुआ है कि धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर देना। धार्मिक अनुष्ठान मतलब क्या? बहुत तरह के पूजा पाठ, स्पिरिचुअल थिंग्स होता है ना, पूजा पाठ वगैरह। ठीक है, तो उस सब से जो है स्पिरिचुअल थिंग से संबंधित है वो। ठीक है, 13 नंबर में देखिए, 13 में लिखा हुआ है कलिंग युद्ध के बाद आपने सुना होगा ना कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, 13 नंबर से डाले, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई कलिंग युद्ध के बाद जो है ना अशोक ने सोचा कि यार ये क्या मार काट हो रहा है, क्या लड़ाइयाँ हो रही है, हमें जो है वो लास्ट में सब कुछ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भाई अशोक का हृदय परिवर्तन के बारे में किस शिलालेख में लिखा गया है? तो 13 नंबर शिलालेख में लिखा गया है। क्या लिखा गया है सुनिए, अशोक युद्ध के बाद धम्म विजय की घोषणा करेगा। मतलब कलिंग युद्ध के बाद जो है ना वो धम्म विजय की घोषणा किया। विदेशों में धम्म प्रचार यानी कि 5 विदेशी राज्यों की चर्चा की गई है और उसका उल्लेख भी किया गया है। मतलब कलिंग युद्ध की भी बात की गई है इसमें, बैटल ऑफ कलिंग की बात की गई है, और अगेन जो है वो प्रमोशन की बात की गई है, प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बातें समझ में आ रही है आपको कि क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, हेलो। हाँ। हम्म। कफन। ऐसा क्या सो नंबर नंबर 6 में चाहिए था नहीं। नंबर पीछे बता दो। ठीक है, तो मम्मी का फोन नहीं उठा सकते क्या भाई? मम्मी का फोन उठाना पड़ता है। ठीक है, सुनो। तो इसमें दो बातें की गई थी, कलिंग वॉर के बारे में बात की गई थी, फिर बात की गई थी बुद्धिज्म की प्रमोशन की। ठीक है, लास्ट नंबर आता है 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर है कि भाई पहले 13 शिलालेखों का पूर्णावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य को महाल के विजेते की संज्ञा। मतलब ये जो हमने 1 से लेकर 13 तक में जितने भी शिलालेख देखे, पढ़े, जो भी शिलालेख, उसके बारे में जो है वो रिवीजन करना कि भाई ये सब जो है होना चाहिए। ठीक है, थॉट्स को रिवाइज करना, और साथ ही ये भी बताना कि भाई अशोक का जो साम्राज्य था वो काफी ज्यादा है, मतलब उसको जो है ना, मतलब कह सकते हैं ना विजेते की संज्ञा देना, मतलब कि भाई वो शक्तिशाली था। अशोक के बारे में कि अशोक ने जग जीत लिया था, दुनिया जीत ली थी, ये सब लोगों को बताना कि भाई अशोक ने जो है ना, अशोक जो है विजेता की संज्ञा देना। डिनर, चिकन डिनर पबजी में होता था ना, तो विजेता की संज्ञा देना। भाई इसने तो भाई भाई पूरा अपना कह सकते हैं कि बहुत प्रचार प्रसार किया था। साथ ही जो है इन्होंने जो है पूरा दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, और वाकई में कर लिया था भाई, इसमें गलत क्या है? तो कहा गया था कि भाई 1 से 13 तक जितने भी शिलालेख हैं
उसके बारे में रिवीजन, जो भाई अशोक के थॉट्स थे उसके बारे में सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। और साथ ही जो है अशोक ने कहा कि भाई हमारे बारे में बताना तुम दुनिया को कि हम जो है हम विनर्स थे। ठीक है ना, हम लूजर्स की तरह नहीं रहे। क्या बातें यहाँ तक क्लियर है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो हमने एक तो अभिलेख के बारे में देख लिया, और फिर हमने देख लिया शिलालेख के बारे में। अब आते हैं स्तंभ लेख के बारे में। क्या पता है स्तंभ लेख जो है कितने प्रकार के होते हैं स्तंभ लेख? स्तंभ लेख कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और ये कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब 6 स्थान कौन कौन से हैं? किसी को पता है? डोंट इग्नोर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख का मतलब प्राप्त स्थान नहीं है? ठीक है, पूछ सकता है। तो पहला है रामपुरवा, दूसरा है आपका दिल्ली, दिल्ली टोपरा। ठीक है। तीसरा है आपका मेरठ। चौथा है आपका लौड़िया। ठीक है, नंदनगढ़। पांचवा क्या है आपका भाई? लौड़िया, बड़े राज, बढ़िया अरे राज। छठा कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ है? बांग्लादेश में है ना? अरे कौशाम्बी बांग्लादेश में है ना भाई। ये छह शिला ये 6 स्तंभ लेख थे। ठीक है, हमने 6 स्तंभ लेखों के बारे में जाना। क्या ये खत्म हो गया यहाँ पर मैं अशोक के बारे में बातें करना? हाँ। अब आती है बारी उत्तर पश्चिमी शिलालेख के बारे में। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। उत्तर पश्चिमी शिलालेख, देखिए, उत्तर पश्चिमी शिलालेख जो है ना, वो आपके 6 थे। अगर पूछ ले कितने थे भाई, उत्तर पश्चिमी शिलालेख 6 थे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला का नाम आता है आपका, शिलालेख का नाम है लमगान। लमगान, ठीक है, ये शिलालेख का नाम है लमगान। ये पूछेगा कि भाई ये किधर पड़ा? किधर पड़ा? ये पड़ा आपका पुल ए दारून। ये स्थान था पुल ए दारून। अब कौन से लैंग्वेज में मिला? हमने देखो यहाँ पे हमने देखा था ना, देखो हमने देखा था ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक, ग्रीक। ठीक है, ये सब भाषाएं थी, लिपियां थी। ठीक है, इन लिपियों में जो है अशोक के शिलालेख, अभिलेख माफी चाहूंगा, या फिर शिलालेख जो है वो मिले। तो भाई इसकी कौन सी लैंग्वेज थी? लमगान जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लमगान शिलालेख पुल ए दारून में मिला। इसकी भाषा थी अरमाइक। अरमाइक भाषा थी। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आप लोगों से मतलब आप लोग पूछ क्यों नहीं रहे हो भाई, ये पुल ए दारून कहाँ है? पुल ए दारून मानसी। यही तो दिक्कत है ना, यही आप लोग पूछ ही नहीं रहे हो पुल ए दारून। क्वेश्चन अगर पूछे भाई पुल ए दारून किधर पड़ा, तो ये पड़ता है आपका, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को, है ना। ये 6 नहीं है, ये 3 है। ठीक है, 6 किसी और चीज का था, याद आ गया था मुझे। लमगान पुले दारून अफगानिस्तान में पड़ता है, अरमाई किसकी लैंग्वेज है। दूसरा आता है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला है ये। ठीक है।
अब ये तक्षशिला कहाँ पड़ा, मतलब कहाँ से है ये तक्षशिला, कहाँ पे है तक्षशिला? मैंने 2 बार आप लोगों को बताया हुआ है, महाजनपद में भी बताया था और मौर्य में भी बताया है। तो ये कहाँ पड़ता है भाई? ये तक्षशिला में ही पड़ता है। तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान। भाई साहब इनकी लैंग्वेज क्या है? सेम लैंग्वेज, अरमाइक। एक आता है आपका कंधार, गांधार नहीं, कंधार, कंधार, ठीक है। और कंधार कहाँ पड़ता है भाई? क्या कह रहे हो? आंध्र प्रदेश। अच्छा एक बात बताइए, मैंने यहाँ लिखा है यूनानी, इस लिपि के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, तो ये कौन सी लिपि है यूनानी? फटाफट से बताओ, फटाफट से। ठीक है, ग्रीक है। समझ में आया? चलिए, तो हमने मौर्य के मतलब अशोक के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें थी वो सब हमने बता दिया आपको आज, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा, ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा, आप लोग भूलिएगा मत, ठीक है। अब आगे बढ़ें या फिर यहाँ पे खत्म करें इसको, मौर्य के बारे में? आगे तो मैंने बता दिया था ना, मेगास्थनीज के बारे में बता दिया कि सेल्यूकस निकेटर का ये दूत हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद से मैंने आपको जो है वो एंड्रोकोटस के बारे में बता दिया था कि सर ये दूसरा जो है वो आया हुआ था ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार से, करेक्ट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ब्रदर ये बताओ कि भाई साहब जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज है भाई साहब, कि उसने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? किसी को पता है पाटलिपुत्र को क्या कहा था उन्होंने? पोलिंग, पोलिंग बोथरा, ठीक है, पोलिंग बोथरा कहा था। अब देखिए, थोड़ा सा मेगास्थनीज के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, सुनिएगा आप लोग। आपको ये तो पता होगा कि भाई मेगास्थनीज जो आया हुआ था वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया हुआ था। मेरे स्पेलिंग मत जाना भाई, मैं बहुत स्पीड लिखता हूँ, ठीक है। अगर किसी को स्पेलिंग का इशू हो तो वो एक बार मैच कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं स्पीड लिखता हूँ, मुझे पता नहीं था क्या लिख रहा हूँ, बस लिखने से मतलब है। देखिए, सेल्यूकस निकेटर, पता है कि सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया हुआ था मेगास्थनीज, ठीक है। और ये कितने वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था? पता है किसी को कितने वर्षों तक रहा था? कल भी बताया था भाई, पता नहीं आप लोग रिवाइज करते हो या नहीं करते। 7 वर्ष तक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहा था, ठीक है। अब इसकी बुक का नाम क्या है? ठीक है, इंडिका इसकी बुक का नाम है। अब देखो, मेगास्थनीज के बारे में तो हमें पता चल जाता है इंडिका बुक से, ठीक है। लेकिन मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, मेगास्थनीज को किसने लिखा? क्वेश्चन पूछेगा ना कि भाई मेगास्थनीज तो इंडिका लिख दी, अब मेगास्थनीज के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, या फिर किसने इसके बारे में जो है लिखा है? देखिए, कुछ यूनानी लेखक हुआ करते थे, ठीक है, एरियन, डायाडोरस, स्टैब्रो, ये सब कुछ ऐसे यूनानी लेखक हुआ करते थे जिन्होंने मेगास्थनीज के बारे में बताया कि भाई ये सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था, इंडिका पुस्तक लिखी थी, इसने जो है वो भारत को 7 वर्गों में बांटा था, मतलब बांटने का मतलब सोचा था कि भाई 7 वर्गों में बटा हुआ है, वो आगे बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सब है। उसने पटना को क्या कहा था? पोलिम ब्रोथा कहा गया था, ठीक है, पोलिम ब्रोथा, ठीक है। अब देखिए, मेगास्थनीज कहता है कि भाई ये हमारा जो प्यारा सा भारत है, हमारा जो इंडिया है दोस्तों, वो कितने भागों में बटा हुआ है?
7 भागों में बटा हुआ है, ठीक है, विभाजित है। पहला भाग कौन सा है भाई? पहला भाग कौन सा है बताओ? फार्मर्स, ठीक है, पहला है फार्मर्स। दूसरा है आपका हंटर, शिकारी, ठीक है। तीसरा आता है आपका मिनिस्टर, मंत्री, ठीक है। चौथा आता है आपका फिलोसोफर, उसको दार्शनिक भी कहते हैं, ठीक है। फिर आता है व्यापारी, आगे लगा दो मैन, ठीक है। एक आता है आपका वॉरियर, योद्धा। कितने हो गए? 3 और 3 6। एक और बताओ मुझे, एक और बताओ मुझे। नहीं वो नहीं, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, ठीक नहीं, एक ने बोला सभा, एक ने बोला आर्टिशियन, फिर बताओ। हमने प्रशासन के बारे में सुना था। इंस्पेक्टर, जिसको कहते हैं निरीक्षक। टोटल 7 भाग हैं, सातों को हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बातें यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए जी, ये था कुछ आपका मेगास्थनीज के बारे में, ठीक है। अब आए थोड़ा सा विष्णुगुप्त के बारे में पढ़े। चलिए, तो हमने मेगास्थनीज के बारे में देख लिया, अब आते हैं हम इनके बारे में। अब आते हैं कौटिल्य के बारे में, जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, ठीक है। जिनको हमने क्या कहा? अरे भाई, चाणक्य नहीं कहा गया। हम कौटिल्य के बारे में पढ़ रहे हैं। बताइए इनका दूसरा नाम क्या है? ठीक है, छोड़ो, विष्णुगुप्त याद रखते हैं आपको, ठीक है। इनके बचपन का नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। इनके पिता का देखो, चाणक्य जो इनको कहा जाता है, वो इनके पिता के नाम से इनको कहा जाता है। इनके पिताजी का नाम था चनक। फादर नेम कॉल्ड चनक। तो अगर पूछ ले आपसे कि भाई इनको जो चाणक्य कहा जाता है, तो चाणक्य का चाणक्य कहाँ से आया, तो कहिएगा कि इनके पिताजी का नाम था चनक, ठीक है। चनक से आया चाणक्य। बातें क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, इनको कुछ उपाधि मिली हुई है क्या? उपाधि मिली हुई है, भारत का मैकियावेली। अब मुझे ये बताओ कि मैकियावेली कौन था, फटाफट से बताओ। हु वॉज मैकियावेली? क्या कह रहे हो? इनका इनका नाम था, मैकियावेली का नाम था निकोलो मैकियावेली, ठीक है। एक ये क्या थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक है। समझ में आया? और ये फिलोसोफर के साथ साथ जो थे, वो राजनीतिक दार्शनिक भी थे,
पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, लीडर भी थे, ठीक है। उसके बाद से जो है सचिव भी हुआ करते थे अपने टाइम में। मतलब जितने काम कौटिल्य ने किए, उतने काम फ्रेंच में बैठे बैठे निकोलो मैकियावेली ने भी किए थे, ठीक है। समझ में आया? तो इस वजह से जो है, इस वजह से जो है वो, आपने देखा था एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा था, आपने इनके बारे में सुना होगा। वो केबीसी में आकर के जो है उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए, इतना छोटा सा बच्चा, 4 से 5 साल का बच्चा सही सही जवाब दे रहा था सब कुछ का। तो लोगों ने उसको किस, उनकी गणना किससे करने लगी, उस बच्चे की तुलना किससे करने लगी, चाणक्य से करने लगी कि नहीं करने लगी? करने लगी, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा। करने लगी ना। तो उसी प्रकार से जब आप किसी बड़े कह सकते हैं इन्फ्लुएंसर के द्वारा, एक बड़े ऐसे इंसान के द्वारा जो उन्होंने काम किया हो अपने जीवन काल में, ऐसा काम अगर आप भी करते हो तो उनकी उपाधि जो है या फिर उनके नाम से आपको भी जानने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से भारत का मैकियावेली जो है वो कौटिल्य को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर? अब चाणक्य ने किस बुक की रचना की थी, सभी को पता होगा। अस्त्र, अस्त्र था क्या? ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। कहीं कहीं पे सुनिएगा, कहीं कहीं पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में इकोनॉमिक्स भी दे दिया जाता है। कहीं कहीं पे इकोनॉमिक्स भी दे दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि भाई अर्थशास्त्र थोड़े होगा, उसका इंग्लिश में लिखा हुआ इकोनॉमिक्स, मारो टिक इकोनॉमिक्स पे, और वहीं पे आपका एक नंबर चला जाता है, खत्म। अर्थशास्त्र का मतलब अर्थशास्त्र, इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर सेम, ठीक है। अभी अर्थशास्त्र कितने खंडों में विभाजित है? इफ द एग्जामिनर आस्क यू अबाउट कि कितने मतलब पार्ट्स हैं अर्थशास्त्र के, तो 15, 15, ठीक है। अब अगर पूछ ले आपसे कि भाई 15 पार्ट्स हैं और अंग कितने हैं, अंग कितने हैं? अंग, ये हो गया खंड, खंड हो गया, अंग हो गया। अंग कौन से हैं? 7, बताइए। किंग, अमात्य कहा जाता है एक को, अमात्य। फिर आता है आपका मित्र, ठीक है। फिर आता है आपका सेना, फिर आता है आपका कोश, फिर आता है आपका दुर्ग, लास्ट आता है आपका जनपद। तो ये कुछ 7 पार्ट्स हैं अर्थशास्त्र के, ठीक है। तो ये 7 पार्ट्स के बारे में आप याद रखिएगा। किंग मतलब राजा, ठीक है। अमात्य का मतलब कुछ सैनिक का ही कोई पार्ट होता है, अमात्य मुझे याद नहीं है अमात्य किसको बोलते हैं। मित्र का मतलब फ्रेंड, सेना मतलब आर्मी, कोश का मतलब यहाँ पर में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट से है, फाइनेंस से है। दुर्ग का मतलब पता ही है कि किसको कहा जाता है। जनपद हमने पढ़ ही लिया कि भाई जनपद जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक बड़ा सा जनपद बनता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब अगर पूछ ले कि भाई ये जो सब अंक है, खंड है, इसके बारे में हमें बताया किसने था? अर्थशास्त्र में तो पता चल जाता है कि भाई ये सब है, लेकिन भाई इनके अलग से इनके बारे में किसने हमें बताया था? तो नाम याद रखिएगा। एक शास्त्री जी थे जिनका नाम था डॉक्टर श्याम शास्त्री। डॉक्टर श्याम शास्त्री इनका नाम था, ठीक है। कब किया था? 1909 में जो है इन्होंने बताया था इसके बारे में, 1909, ठीक है ना। अब देखिए पुराणों में जो है, पुराणों में चंद्रगुप्त को जो है, सर चंद्रगुप्त कह रहा हूँ, कौटिल्य को जो है वो श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनको द्विजर्षम, द्विजर्षम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, द्विजर्षम, जर्षभ हो गए, द्विजर्षभ, ठीक है। द्विजर्षभ, ठीक है। द्विजर्षभ का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण। चलिए जी। तो इतना सब कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था, जिनके बारे में आज हमने चर्चा कर ली है।
ठीक है।